नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लोकसभा के लिए। जो भी वो काम कर रहे हैं उन काम के लिए वो लोकसभा को आंसरेबल है, राइट। और ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, राइट। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एज अ टीम काम करते हैं एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर। स्विम एंड सिंक टुगेदर का क्या मतलब है कि जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो सभी के सभी मिनिस्टर्स को एक साथ रिजाइन करना पड़ता है, इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर्स हु आर फ्रॉम द राज्यसभा। अब देखो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो उसके साथ जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सभी रिजाइन करेंगे, इनमें वो मिनिस्टर्स भी आ जाएंगे जो राज्यसभा के हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई। लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद होंगे फ्रेश इलेक्शंस। जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होते लोकसभा डिसॉल्व होने से लेकर इलेक्शन के बीच का जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में फिर जो डे टू डे एक्टिविटीज के काम होते हैं वो कौन देखता है, तो वो देखती है केयर टेकर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बनाई जाती है केयर टेकर गवर्नमेंट। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज के काम देखती है केयर टेकर गवर्नमेंट, राइट। तो ये यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो डिसॉल्व हो चुके हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका है, तो यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये टाइम पीरियड के लिए एक्ट करते हैं और ये काम करते हैं सिर्फ डे टू डे एक्टिविटीज के लिए ही। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अब यहाँ पे ये नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो इनकी एडवाइस को मान भी सकते हैं और मे नॉट ऑब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्यों? क्योंकि लोकसभा में अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका है, लोकसभा में ये अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है हो सकता है वो इनकी एडवाइस ना भी माने, राइट। अब जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसका एक और मीनिंग है। और मीनिंग क्या है कि जो कैबिनेट डिसीजंस होते हैं वो सभी के सभी मिनिस्टर्स के पे बाइंडिंग होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स पे भी बाइंडिंग होते हैं। इसके अलावा जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं उनको भी इनकी बात माननी पड़ती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। आगे चलकर हम कॉम्पोजिशन देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंपोजिशन में 3 तरह के मिनिस्टर्स आते हैं। एक आ जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे और तीसरे नंबर पे इसमें आ जाते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। तो ये 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है ये जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं इनको इनकी बात माननी ही पड़ती है, ये बाइंडिंग होते हैं। हाँ, कैबिनेट की जो मीटिंग्स हो रही है हो सकता है उस मीटिंग्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, वहां पे ये इनको फेवर नहीं कर रहे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो इनको मानना ही पड़ता है। तो हर एक मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि जो कैबिनेट डिसीजंस है उनको मानना, उनको सपोर्ट करना विद इन एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर भी कैबिनेट डिसीजंस को सपोर्ट करना है और पार्लियामेंट के बाहर भी उनको सपोर्ट करना है। इन केस कोई भी मिनिस्टर कैबिनेट डिसीजंस के साथ डिसएग्री कर रहा है, नहीं मान रहा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उसको रिजाइन करने के लिए बोला जाता है। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करने के लिए बोलते हैं। अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि प्रेसिडेंट को फिर एडवाइस दी जाती है उस मिनिस्टर को डिसमिस करने के लिए। और बहुत सारे मिनिस्टर्स ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते हुए रिजाइन दिया भी है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने रिजाइन किया था 1953 में। उस टाइम पे आया था हिंदू कोड बिल। तो हिंदू कोड बिल में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया अपने कॉलीग्स के साथ, जिसके चलते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद CD देशमुख जो थे इन्होंने भी रिजाइन किया था। तो इन्होंने रिजाइन किया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के चलते हुए, राइट। आरिफ मोहम्मद इन्होंने भी रिजाइन दिया था। तो उस टाइम पे मुस्लिम वुमेन
एक्ट आया था 1986 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स, तो ये जो बिल आया था इस बिल को ये अपोज कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने बाद में रिजाइन कर दिया था, राइट। नेक्स्ट आती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो आती है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये आती है आर्टिकल 75 क्लॉज 2 के अंदर, राइट। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 2 आ जाएगा यहाँ पे। क्लॉज 2 क्या कहता है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक मिनिस्टर्स अपने ऑफिस में रह सकते हैं, विच मीन्स कि जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं उस टाइम पे भी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा में उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, उस टाइम पे भी जो प्रेसिडेंट है वो किसी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। कब रिमूव करेंगे? जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कब देंगे? जब आएगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी मिनिस्टर को कोई भी अपनी एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मान रहा, दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, तो उस केस में जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोलेंगे। अगर तो इस मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया तो उस केस में तो ठीक है, अदरवाइज ये फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे इस मिनिस्टर को डिसमिस करने के लिए, राइट। तो इससे क्या होता है? इससे इंश्योर होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूल, जो हमने अभी अभी पढ़ा था 75 क्लॉज 3 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, राइट। तो बी आर अंबेडकर जी की इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रूमेंटैलिटी के थ्रू ही अचीव होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ही नहीं होगी मिनिस्टर्स को नॉमिनेट या डिसमिस करने की, तो यहाँ पे फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी गलत हो जाएगा। क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो सेम वे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट डिसमिस भी कब करते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं तब वो डिसमिस करते हैं मिनिस्टर्स को। तो यहां से इंश्योर होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, राइट। उसके बाद आती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे इंडिया में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन पे कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में जो भी किंग ऑर्डर पास करते हैं, पब्लिक एक्ट के लिए कोई भी ऑर्डर देते हैं, उस ऑर्डर पे मिनिस्टर के काउंटर साइन होते हैं, राइट। जो मिनिस्टर होता है उस ऑर्डर पे काउंटर साइन होता है। तो कल को अगर वो जो ऑर्डर है, जो किंग ने ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर अगर किसी लॉ को वायलेट कर रहा है तो वहां पे फिर मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कोर्ट में जो लीगल लायबिलिटी होगी, जो कोर्ट में लायबिलिटी होगी, वो किसकी होगी? वो मिनिस्टर की होगी, किंग की नहीं होगी, क्योंकि वो जो ऑर्डर पास किया गया है उस पे मिनिस्टर के सिग्नेचर है, मिनिस्टर ने उसको काउंटर साइन किया है। तो वहां पे जो मिनिस्टर्स होते हैं ब्रिटेन के अंदर वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो वहां पे ब्रिटेन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। जो राजा है वो कुछ भी गलत नहीं करता, तो राजा जो है उसको कोर्ट में सू नहीं किया जा सकता। अब जो ऑर्डर है उस पर मिनिस्टर के सिग्नेचर हो रखे हैं, मिनिस्टर ने उसको काउंटर साइन कर रखा है, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वहां पे मिनिस्टर की है। लेकिन हमारे यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट कोई भी जो ऑर्डर देते हैं, पब्लिक एक्ट के लिए जो भी ऑर्डर देते हैं, उस पे उस जो मिनिस्टर है वो काउंटर साइन नहीं करते। पहले तो यहाँ पे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो काउंटर साइन करते ही नहीं है। दूसरा क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो जो भी प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं उसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता, उसको कोर्ट में इंक्वायरी नहीं किया जा सकता, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन पे किसी भी तरह की कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इंडिया में, राइट। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं इसमें 3 कैटेगरीज के मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और तीसरे नंबर पे आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स।
सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे नंबर पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। अब इन तीनों में डिफरेंस आता है रैंक का, इमोल्यूमेंट्स का एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का। और ये जो तीनों तरह के मिनिस्टर्स है, इनके टॉप पे कौन आता है? इनके टॉप पे आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो जो सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी है वो किसके पास है? वो है प्राइम मिनिस्टर के पास। अब एट टाइम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऑल्सो इंक्लूड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स। अब कभी कभार क्या होता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स भी इनमें आ जाते हैं, और ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं मोस्टली इनको अपॉइंट किया जाता है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। अब ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई जरूरी नहीं है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होना ही चाहिए। हाँ, कभी कभार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो बना दिए जाते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजन। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के हेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज कौन सी? जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। तो ये जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं इनके हेड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, और उनमें जो भी पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। Thus, their responsibilities extend over the entire gamut of the central government। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट तक होती है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं सबसे टॉप पे, उसके नीचे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कैन ईदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज। इनको या तो मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है या किसी डिपार्टमेंट का, या फिर इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच कैसे किया जाता है कि जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स को कोई एक मिनिस्ट्री दी जाती है, उस मिनिस्ट्री में जो आगे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें से एक डिपार्टमेंट दिया जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, राइट। तो एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को। अल्टीमेटली उनको हेड कौन कर रहे होते हैं? उनको हेड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट। कैबिनेट मिनिस्टर को जैसे एक मिनिस्ट्री दे दी, होम मिनिस्ट्री है कैबिनेट मिनिस्टर की। अब होम मिनिस्ट्री के अंदर भी तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे ना, तो उनमें से एक डिपार्टमेंट ये जो है वो दिया जाता है इन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को इन केस ऑफ अटैचमेंट, राइट। तो यहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं, जो भी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स काम करते हैं, ये काम करते हैं अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट। तो ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है, क्योंकि ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की सुपरविजन और गाइडेंस के अंडर ही काम करते हैं इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। ये बात हो रही थी इन केस ऑफ अटैचमेंट की, कि अगर उनको अटैच कर रखा है कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, अब अगर उनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है तो वो सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एंड एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिलेशन टू देयर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एज द कैबिनेट मिनिस्टर्स डू। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स काम करते हैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए, फिर सेम उसी तरीके से ये भी काम करते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं अपनी रिस्पेक्टिव जो भी इनकी मिनिस्ट्री है या फिर डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड, राइट। अब ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते सबसे पहले, राइट। सबसे पहले जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है ये कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते। सेकेंडली ये कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते अनलेस स्पेशली इनवाइटेड, जब तक इनको बुलाया नहीं जाता, इनवाइट नहीं किया जाता। अब इनको इनवाइट किस केस में किया जाता है? इनको इनवाइट तभी किया जाता है जब इनको जो भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट दे रखा है उससे रिलेटेड अगर कोई बातचीत होनी है, उससे रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है, तभी इनको इनवाइट किया जाता है बाय द कैबिनेट, राइट। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते। देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स को वो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो ना तो कैबिनेट के मेंबर्स हैं ना ही वो कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। वो कैबिनेट की मीटिंग्स को तभी अटेंड करते हैं जब उनको इनवाइट किया जाता है। इनवाइट कब किया जाता है? जब उनकी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेना है तभी उनको इनवाइट किया जाता है, राइट।
फिर तीसरे नंबर पे आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स को कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता किसी भी मिनिस्ट्री का या फिर किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। ये जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं इनके साथ अटैच होते हैं। तो ये जो भी काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पॉलिटिकल या फिर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज जो भी ये परफॉर्म करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, तो उनमें उनको असिस्ट करने का काम करते हैं ये डिप्टी मिनिस्टर्स, राइट। तो डिप्टी मिनिस्टर्स जो होते हैं ना तो ये कैबिनेट के ना तो ये कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं और ना ही ये कैबिनेट की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, राइट। तो हमने 3 तरह के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे पढ़े हैं। एक तो आ जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट, कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और तीसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं? तीसरे नंबर पे आ जाते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, डिप्टी मिनिस्टर्स भी कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते, राइट। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो है ये कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते। हाँ, इनको कभी कभार इनवाइट किया जाता है, जब इनवाइट किया जाता है तभी ये कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। और डिप्टी मिनिस्टर्स ये कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते, राइट। ये तीनों में डिफरेंस है। अब इन तीनों के अलावा एक होते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। अब ये तो 3 कैटेगरीज थी ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इसके अलावा एक और कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, बट दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर नहीं होते जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं। इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट नहीं करते। कोई भी डिपार्टमेंट इनके कंट्रोल में नहीं आता। अब इनका काम क्या होता है फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का? ये अटैच होते हैं सीनियर मिनिस्टर्स के साथ। जो भी सीनियर मिनिस्टर्स पार्लियामेंट्री ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो उनमें उनको असिस्ट करने का ये काम करते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, राइट।